नमस्कार प्रिय साथियों, उत्कर्ष कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो पूर्व कक्षा थी उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इसके अर्थ के बारे में जाना था, इसकी मीनिंग को हमने समझा था। उसके बाद में इसका जो नेचर होता है, प्रकृति या इसके करैक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में एनालिसिस किया था। और उसके बाद में जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है, क्षेत्र है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। छोटी सी पार्ट इसके हमारे रह गए थे, उसको हम कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक क्या है, जो हमने स्कोप पढ़े थे वहीं से कुछ चीज़ें निकल के रह जाए। स्कोप का मतलब होता है फैलाव कितना, उसका क्षेत्र कितना है, उसको स्कोप हम बोलते हैं। प्रबंध लेखांकन की यंत्र क्या है, टेक्निक क्या है, उपकरण क्या है, पद्धतियाँ क्या है, सारी एक ही चीज़ होती है। तो उस प्रबंध लेखांकन के यंत्र, तकनीकें, उपकरण, पद्धतियाँ, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कौन कौन सी होती है। और उसके बाद में इसका जो फ़ायदा नुकसान है उसकी भी हम बात कर लेंगे। मैं आपके कमेंट पर कम ध्यान दूंगा, इसलिए पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा रहा, इसको इसी क्लास के अंदर मुझे एंड करना है, इसलिए आपके कमेंट पर मैं कम ध्यान दे पाऊंगा, सीधा क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी पूर्ण मनोयोग से एकदम पॉजिटिव वे में केवल आप स्टडी पर फोकस करना है, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है ना। और हमेशा अपने को पॉजिटिव बना करके रखना, इस इधर उधर की जो नेगेटिव बातें उन पर जरा भी ख्याल नहीं रखना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध लेखांकन की जो टेक्निक है वो कौन कौन सी है, यंत्र कौन कौन से हैं। प्रबंध लेखांकन की तकनीकें, प्रबंध लेखांकन की तकनीकें, प्रबंध लेखांकन के यंत्र कौन कौन से हैं, यानी किस किस तरीके से अपन मैनेज किया जा सकता है। यंत्र कह सकते हैं, तकनीक कह सकते हैं, उपकरण इक्विपमेंट कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं, पद्धतियां कह सकते हैं। पद्धतियां का मतलब होता है मेथड्स, कौन कौन से मेथड है जिससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम किया जा सकता है। तो ये सारे इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं प्रबंध लेखांकन के। टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, इक्विपमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, और इसकी जो मेथड्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। उन्हीं मेथड्स में एक एक पर स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मेथड की हम बात करते हैं। जो हमने स्कोप पढ़ा था, क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ा था। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है उसी के अंदर हमने जो नाम पढ़े थे ना, वही रिपीट होने वाले टेक्निक के अंदर, यानी कौन कौन से तरीके अपना करके प्रबंध लेखांकन का काम किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस का प्लान करना, वित्तीय नियोजन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, वित्तीय नियोजन। अगर हम टेक्निक की बात करें तो जो वित्तीय नियोजन होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके प्रबंध लेखांकन की टेक्निक है। एक कैसे करते हैं भाई फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है, कोई भी संस्था है उसके पास वित्त कैसे आएगा, कौन से माध्यम होंगे, कौन कौन से स्रोत होंगे, और कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाएगा, कौन कौन से साधन से आपको कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ उपयोग करना है, वित्त पूर्ति के सोर्स क्या क्या होंगे, और आवश्यक कितने पैसे चाहिए उसका पहले से अनुमान लगाना, एज्यूम करना कि इतनी कैपिटल तो चाहिए। उसके बाद में जो कैपिटल अगर आपने कलेक्ट कर ली तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना कि वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी और फिक्स कितनी रहेगी। वर्किंग कैपिटल जो आपको आपके पास में रहे, और फिक्स जो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर दो, बड़ी कहीं पे बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, इस तरह से। और इसके अलावा रेशियो क्या रहने वाला है, आप जो फाइनेंस जो आप लेने वाले हैं, जैसे आप अगर कंपनी है तो उसमें शेयर जो है तो उसका रेशियो क्या रहने वाला है कि समता अंशमुझी इक्विटी शेयर का क्या रेशियो रहेगा और प्रेफरेंस शेयर का क्या रेशियो रहेगा, और लोन की जो रहेगी वो क्या प्रोसेस रहेगा, उसका प्लानिंग करना। अगर ऋण पर निर्भरता है तो किस तरह की रहेगी, आप ऋण अल्पकालीन का लेना उचित रहेगा, दीर्घकालीन का रहेगा तो उचित रहेगा, कब लेना है, कैसे लेना है, प्रोसेस क्या होगी, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। जो जो मैंने पॉइंट बोले थे वो क्या क्या है, इस तरह से कर सकते हैं। आवश्यक पूंजी का पहले से अनुमान लगाना, भाई आपको कौन कौन सी पूंजी चाहिएगी, कैपिटल कौन सी रहेगी, उस पूंजी का अनुमान पहले से लगाना पड़ता है। ये प्रबंध लेखांकन के अंदर पहला मुख्य काम किया जाता है कि भाई आपको पूंजी का अनुमान लगाना है कि कितनी पूंजी चाहिएगी, पूंजी का आवश्यक अनुमान लगाना। आपकी जो स्थायी और कार्यशील पूंजी उसकी गणना करना, आपकी जो पूंजी होगी ना उस पूंजी में से कौन सी तो आपकी
स्थायी रहने वाली है और कौन सी आपकी कार्यशील रहने वाली है। कार्यशील का मतलब क्या होता है, जो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, उसका भी एनालिसिस करना, अनुमान लगाना, उसके लिए प्लान बनाना किसके अंदर आता है, वित्तीय नियोजन के अंदर आता है। वित्त पूर्ति कहाँ से करोगे, सोर्स क्या क्या होंगे, वित्त पूर्ति के स्रोत कौन से होंगे, वित्त पूर्ति के सोर्स कौन कौन से होंगे। फाइनेंस आप लोगे तो उसके स्रोत कौन कौन से रहेंगे, उसका प्लान करना। आप कौन कौन से साधनों से लोगे, आप डिबेंचर इश्यू करोगे, शेयर इश्यू करोगे, या फिर और कोई मीडियम रहेगा आपका, उसका पहले से प्लान करना। इसके अलावा अगर लोन वगैरह लेते हो, आप ऋण वगैरह लेते हो, तो उस ऋण की जो उपलब्धता है वो कहाँ रहेगी, ऋण उपलब्ध कहाँ से होगा ये पता लगाना, ऋण की उपलब्धता का अंदाजा लगाना, ऋण कैसा चाहिए उसके बारे में पहले से ही प्रबंध करना, अल्पकालीन चाहिए या फिर आपको दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म चाहिए, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना। ये सारा का सारा किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वित्तीय नियोजन, फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये फिनेंशियल प्लानिंग प्रबंध लेखांकन की क्या है, एक टेक्निक है, एक यंत्र है, पद्धति है। इसके माध्यम से क्या करती है, जो संस्थाएं होती है वो अपना प्लान बनाती है कि कितना फाइनेंस चाहिएगा, कितना वित्त चाहिएगा, ये सारा प्लान बनाती है। तो ये एक उपकरण है, एक टेक्निक है, किसका है, प्रबंध लेखांकन की पहली टेक्निक की हमने बात कर ली है। और क्या टेक्निक हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी टेक्निक की हम बात करें तो वित्तीय लेखांकन और वित्तीय विश्लेषण, फिनेंशियल अकाउंटिंग और फिनेंशियल आपका एनालिसिस, ये सेकंड टेक्निक आती है। ये सबको क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप बोल दीजिए सारे के सारे, एक बार फटाफट। मैं बाकी कोई कमेंट नहीं देखने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करने वाला हूँ। तो ये जिनको समझ में आ गया है, कौन सा बैच कब आएगा, कौन सी वैकेंसी कब आएगी, क्या होने वाला है, कुछ भी रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। और ये जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से कमेंट कर दे यस सर क्लियर, और वही बंदे जाकर के सक्सेस होंगे, वही अपनी मेहनत को मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बोल दीजिए यहां तक कि क्लियर हो गया। तो अपन सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकंड हमारा आता है वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण। दूसरा हम बात करें तो वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण। दूसरी जो टेक्निक की हम बात करें तो वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या वित्तीय विश्लेषण एवं या वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें कह सकते हैं। वित्तीय विश्लेषण, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो वित्तीय लेखांकन का मतलब क्या होता है। वित्तीय लेखांकन का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वित्तीय विश्लेषण का मतलब होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय लेखांकन या वित्तीय विश्लेषण। देखो भाई इसके नाम से स्पष्ट है, यानी जो अकाउंट्स का काम होता है बेसिकली वो सारा का सारा काम यहाँ पे होता है। ये टेक्निक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। यानी लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है। लेखांकन बताती है व्यवसाय कैसा है, व्यवसाय की कंडीशन क्या है। लैंग्वेज जो होती है बिजनेस की वो क्या होता है, लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होता है। और वित्तीय लेखांकन बताता है व्यवसाय की वास्तव में कंडीशन क्या है, कैसा चल रहा है, अच्छी कंडीशन में चल रहा है या बुरी कंडीशन में चल रहा है। तो लाभ हानि की जानकारी, आर्थिक स्थिति से संबंधित इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो इस टेक्निक से मिलती है। यानी क्या क्या जानकारी मिलती है, लाभ हानि, शुद्ध लाभ हानि की जानकारी। लाभ हानि की अगर जानकारी प्राप्त करनी है प्रबंधक को अपना प्रबंध करने के लिए तो वित्तीय लेखांकन की टेक्निक अपनाता है। इसके अलावा अगर उसे जानकारी चाहिए आर्थिक स्थिति की कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है बिजनेस की, आर्थिक स्थिति कैसी है बिजनेस की, आर्थिक स्थिति का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, इसके नॉलेज चाहिए तो आपको वित्तीय लेखांकन महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है उसकी, प्रबंध लेखांकन की वित्तीय लेखांकन। इसके अलावा जो वित्तीय विश्लेषण है, जो वित्तीय विश्लेषण का जो नाम दे रखा आपको, इस वित्तीय विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग टेक्निक से एक एक पॉइंट का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन सी टेक्निकें आती है। जैसे तुलनात्मक वित्तीय विवरण आता है, एक तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण, इसके अंदर तुलना की जाती है 2 वर्ष के जो आपका लाभ हानि खाता है, जिसे लाभ हानि का विवरण कहते हैं,
और एक चिट्ठा जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। दो अलग अलग वर्षों का कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लाभ बढ़े या घटे हैं। और बैलेंस शीट की जितनी भी मदें हैं अलग अलग, आपके फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटी, उनका भी एनालिसिस किया जाता है कि उनमें इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। ये टेक्निक है आपके वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपका समानाकार वित्तीय विवरण भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से भी टेक्निक है, रोकड़ प्रवाह विवरण अलग से भी टेक्निक है आपकी। प्रवृत्ति, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल्स आपकी बढ़ रही है घट रही है, ट्रेंड क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ट्रेंड्स वो भी कौन बताता हमें, वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण की जो मेथड है, वो टेक्निक है, वो प्रबंध लेखांकन की एक तरीका है, इससे किया जाता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जो एक ट्रेंड में चल रहा होता है। एक तो होता है ट्रेंड, एक होता है फैशन, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ट्रेंड का मतलब जो लगातार चल रहा है, फैशन अल्प अवधि की होती है और फिर वो ट्रेंड में बन जाता है, वो फिर ट्रेंड में आ जाता है, लगातार उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो वित्तीय लेखांकन या वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक से प्रबंध लेखांकन ये अंदाजा लगाते हैं कि इस बार लाभ हानि ये है तो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, इस बार हमारे बैलेंस शीट की स्थिति ये है तो आगे हम और क्या प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है। और यहाँ पे एक एक पॉइंट का, इनके अंदर के एक एक पॉइंट का भी एनालिसिस किया जाता है। तो ये हमारी टेक्निक का नाम क्या है, वित्तीय लेखांकन या वित्तीय विश्लेषण। और हम टेक्निक देखते हैं, जितने भी हमने स्कोप पढ़े थे ना वो सब टेक्निक के अंदर आ जाते हैं। जैसे ऐतिहासिक लागत लेखांकन, और टेक्निक तीसरे की हम बात करें तो ऐतिहासिक लागत लेखांकन, ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐतिहासिक लागत लेखांकन या हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐतिहासिक लागत लेखांकन का मीनिंग क्या होता है भाई, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है कि जो हमारी लागत जहां भर ही उत्पन्न होती है उस तिथि को ही वहां पे लिख डालो उसको, या उस तिथि के तुरंत बाद में उसका लेखा कर लो। तो ये टेक्निक बताती है तुरंत लेखा करो, जहां लागत लग रही है तुरंत लेखा करो, और या उसके तुरंत बाद में, लागत लगते ही या इसके तुरंत बाद में लेखा कर लेना चाहिए। ये हिस्टोरिकल लागत लेखांकन की टेक्निक है, ये प्रबंध लेखांकन की हमारी टेक्निक है। यानी जैसे ही लागत एक्यूर होती है, जहां भी लागत लगती है, लागत उत्पन्न होते ही उसका लेखा कर लो, लागत उत्पन्न होते ही उसका लेखा, तुरंत उसको रिकॉर्ड करो, या उसके जस्ट बाद में उसका लेखा करना चाहिए। यानी लागत मूल्य पर भी लेखा करना चाहिए। लागत कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऐतिहासिक लागत जो संकल्पना होती है ना उसको। तो यहाँ पर ऐतिहासिक लागत लेखांकन हमारी प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक के रूप में है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रमाप निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रमाप लागत है, बजटरी लेखांकन है, सीमांत लागत है, ये इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है ना। जो आपके प्रमाप लागत लेखांकन है ना, स्टैंडर्ड जो आपका अकाउंटिंग जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं, प्रमाप लागत लेखांकन है, सीमांत लागत लेखांकन है। सीमांत लागत लेखांकन का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तनशील होता है, जिसमें चेंज आता है ना, सीमांत लागत लेखांकन करना है। इसके अलावा आपका जो बजटरी लेखांकन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इन लेखांकनों के माध्यम से प्रबंधक क्या करते हैं, सूचनाएं निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमने आपको 3 चीज़ें बता दी है, वित्तीय नियोजन करना, वित्तीय लेखांकन करना, वित्तीय विश्लेषण करना, और ऐतिहासिक लागत लेखांकन भी प्रबंध लेखांकन का एक तरीका है, एक टेक्निक है। नेक्स्ट हम चौथी टेक्निक की बात करें तो जो हमने यहाँ नाम लिखा वो अलग से भी टेक्निक है आपकी, प्रमाप लागत लेखांकन, जिसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रमाप लागत लेखांकन, जिसे हम अलग से भी टेक्निक के नाम से प्रबंध लेखांकन की टेक्निक के रूप में काम आती है। देखो प्रमाप क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, एक पैमाना तय कर देना कि इस टाइम में ये होना चाहिए। जैसे एक पैमाना किसी 10 लोगों की रेस करवाते हैं और नॉर्मल एक एज लिमिट ले लेते हैं, एक वेट लेते हैं, इतनी वेट का इतनी एज के लोगों को इतना तो दौड़ना ही चाहिए, उस स्टैंडर्ड के अंदर फिर काम करवाना, तो उसके हिसाब से सबको फिर चलना पड़ता है। ये तो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था। अगर यहाँ की हम बात करें स्टैंडर्ड, अगर आप कॉस्टिंग की हम बात करें तो लागत को नियंत्रण करने से के लिए पहले से ही कोई भी कार्य के लिए प्रमाप तय करना। अगर आपको लागत नियंत्रण करनी है, लागत नियंत्रण हेतु किसी कार्य के लिए पूर्व में ही
प्रमाप तय करना, प्रमाप का मतलब एक पैमाना तय करना, प्रमाप तय करना, ये किसके अंदर आ जाता है आपका प्रमाप लागत लेखांकन। इसके माध्यम से वो पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कितना काम कितने देर में हो जाना चाहिए, कितना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग या प्रमाप लागत लेखांकन। और अच्छा, इसका करने का फायदा क्या होता है? करने का फायदा ये होता है जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है, कार्य के पश्चात में परिणाम देखा जाता है वास्तविक परिणाम और प्रमाप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे ही आपने स्टैंडर्ड तय किया तो वास्तविक जो परिणाम होता है, इस वास्तविक परिणाम वह प्रमाप क्या आपस में फिर तुलनात्मक अध्ययन करके प्रबंध लेखांकन का कार्य किया जाता है। तुलनात्मक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, तुलनात्मक एनालिसिस किया जाता है और पता लग जाता है कि देखो इतने लोग इतना टाइम में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसका हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, तो फिर उसमें सुधार किया जाता है। तो ये प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए काम आता है। तो प्रबंध लेखांकन की एक और टेक्निक का नाम क्या हो गया? प्रमाप लागत लेखांकन, जो ऐतिहासिक लागत लेखांकन के अंदर ही इंक्लूड होती है। क्लियर? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से थम्स अप कीजिए। मैं बाकी कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देने वाला हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए यस सर, थम्स अप कर दीजिए। फिर बढ़ते हम आगे, है ना। सबसे पहले वित्तीय नियोजन पढ़ लिया, फिर अपने लेखांकन पढ़ लिया, ऐतिहासिक लागत लेखांकन पढ़ लिया, प्रमाप लागत लेखांकन पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जो प्रबंध लेखांकन है उसकी टेक्निक, यंत्र, उपकरण, पद्धतियाँ, उनको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट एवं बजटरी नियंत्रण। बजट एवं बजटरी नियंत्रण, भाई बजट जो होता है ना वो बड़ा काम का है। बजट अगर हम बना करके चलते हैं तो ठीक से चलते हैं, और बजट नहीं बनाएंगे तो पैसा पता नहीं कहीं चला जाता है। बजट एवं बजटरी नियंत्रण, बजट एवं बजटीय नियंत्रण, बजट एवं बजट का कंट्रोल कैसे होता है ना। बजट फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, बुगेट से, जिसका मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला। और बजट कंट्रोल का मतलब पहले से आपने तय किया था, पहले से प्लान किया था कि हमें इस मद पर इतना खर्च करना है, प्लान बनाया, वो हमारा बजट है। यानी किसी भी संस्था के लिए उपक्रम की भावी योजनाओं के लिए बजट बनाना, प्लान करना किस में आता है? बजट में आता है। और फिर वास्तविक खर्च और बजट के मध्य कंपैरिजन किया जाता है और बजट पर कंट्रोल किया जाता है। यानी कोई भी उपक्रम या संस्था है, संस्था या उपक्रम, संस्था की भावी योजनाओं के लिए, संस्था की जो भी भावी योजनाएं हैं उन भावी योजनाओं के लिए क्या किया जाता है? पहले से प्लान किया जाता है। बजट, जैसे बजट आने वाला क्या आ गया? संस्थाओं की भावी योजनाओं के लिए बजट बनाने का मतलब क्या है? पहले से प्लान किया जाता है कि कौन सी मद पर कितना खर्च करना है। तो बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी क्या होता है? बड़े कॉर्पोरेट घराने में भी फाइनल किया जाता है कि यहाँ प्रोडक्शन में लगाना है, यहाँ आपका सेल्स में लगाना है, यहाँ मार्केटिंग में लगाना है, यहाँ एडवर्टीजमेंट में लगाना है, सब पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लगाना है आपका ना, बिल्डिंग इतनी बनानी है, सारा से पहले से तय किया जाता है, इतना बजट यहाँ पे स्पेंड करना है। और उसके बाद में वास्तविक में पूरे साल भर में कितना खर्चा हुआ है, उन दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाता है, दोनों की तुलना की जाती है। उसके बाद में बजट के बाद में वास्तविक खर्च देखा जाता है, वास्तविक खर्चा कितना हुआ है। वास्तविक खर्च जैसे ही हुआ और आपने बजट कितना बनाया था, वास्तविक खर्च और बजट दोनों की फिर क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और तुलना करके देखा जाता है कि हाँ क्या बात है, हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये भी प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक है। क्या है? बजट एवं बजटरी नियंत्रण। क्लियर? बजट एवं बजटरी नियंत्रण क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए, यस सर क्लियर। हम बाकी डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं, बजट क्या होता है, बजटरी नियंत्रण क्या होता है, नहीं, सिर्फ हम टेक्निक के नाम के बारे में जान रहे हैं कि प्रबंध लेखांकन की टेक्निक कौन कौन सी हमारी होती है। नेक्स्ट हमने एक पढ़ लिया था, उसको भी वापस लेते हैं अलग से ही। हमने क्या पढ़ लिया था? ये पढ़ा था ना सीमांत लागत लेखांकन, तो ये भी अलग से एक टेक्निक है आपकी, सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग, सीमांत लागत लेखांकन जिसे मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। देखो जो लागतें होती है, सीमांत लागत लेखांकन जो मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मार्जिनल का मतलब होता है
इस मेथड के अंदर लागतों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। एक तो स्थिर लागतें कौन सी होगी, परिवर्तनशील लागतें कौन सी होगी, दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। सीमांत लागत लेखांकन के अंदर जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आपकी स्थायी जो लगेगी है ना, किसी रूम के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कारखाने के अंदर एक बड़ी सी लाइट, ट्यूबलाइट मरकरी लगी है तो प्रोडक्शन चाहे कितने करो लगेगा, वो तो चार्ज फिक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। स्थायी और परिवर्तनशील जो इकाइयों पर निर्भर होती है, यूनिट पर, यूनिट बढ़ती है तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं ये भी डिक्रीज हो जाती है। तो लागत को स्थायी और परिवर्तनशील दो भागों में बांट देता है। उस ये काम क्या आती है हमारी, जो लागत मात्रा लाभ का अगर विश्लेषण करना है, हमें लागत, कितनी लागत, मात्रा व लाभ का अगर विश्लेषण करना है तो ये हमारे काम आती है। तो प्रबंधक क्या करते हैं, इनसे सूचनाएं निकालते हैं, कितनी लागत आई, कितनी क्वांटिटी पे कितनी लागत आई है, उसका लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्राप्त करते हैं सीमांत लागत लेखांकन में। ये उपयोगी कब होता है, अल्पकाल में, अगर आपको उत्पादन क्षमता जो होती है उसका समुचित उपयोग करना है शॉर्ट टाइम के लिए। ये उपयोगी कब मानी जाती है, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए अगर आपको उत्पादन लागत की जो कैपेसिटी है, आप जितनी उत्पादन करें उसकी कैपेसिटी, उसका सर्वोत्तम उपयोग करना, बेस्ट यूज करना है, तो ये उपयोगी मानी जाती है। सीमांत लागत लेखांकन पता लगाया जाता है कि इस टाइम अवधि के अंदर मैक्सिमम यूजेज कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारी सीमांत लागत लेखांकन भी क्या है, प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक है, जो हमने किसके अंदर, ऐतिहासिक लागत के अंदर पढ़ लिया था, ऐतिहासिक लागत के अंदर पढ़ लिया था, लेकिन इसको अलग से भी टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आपका आता है डिसीजन, निर्णय। अगर निर्णय लेना है प्रबंधक को तो वो भी एक तरह की टेक्निक है, निर्णय लेखांकन जिसको हम कह सकते हैं, निर्णय लेखांकन, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन अकाउंटिंग। बड़ा कमाल का भाई, डिसीजन लेना, निर्णय लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। जब अलग अलग विकल्प दिए जाते हैं, उन विकल्पों में से किसी का चुनाव करना हो तो बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन प्रबंधकों को ये काम करना होता है। जैसा कि रतन टाटा कहते हैं कि मैं निर्णय लेने में नहीं घबराता, डिसीजन लेने में, क्या डिसीजन मेरा सही था गलत था उसमें नहीं घबराता, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसको सही करने में लग जाता हूँ, उसको सही साबित करने में लग जाता हूँ। तो डिसीजन चाहे कैसा भी हो कि भाई मुझे ये तैयारी करनी है वो करनी है, लेकिन उसको सही साबित करने में लगना बड़ी बात होती है। तो निर्णय लेखांकन के अंदर इस टेक्निक को अपना करके जो प्रबंधक होते हैं, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उन्होंने जो टारगेट रखा है लक्ष्य का, उन्हें विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करते हैं। पहले तो टारगेट होना चाहिए, निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है आपका, निर्धारित जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य क्या होता है, संस्था जो होती है जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, वो क्या करते हैं, निर्धारित लक्ष्य लाभ कमाना। तो लाभ कितना कमाना है, पहले तो लक्ष्य लिखा, निर्धारित लक्ष्यों की फिर प्राप्ति के लिए क्या करोगे, ऑप्शन हो गया अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन है। उस ऑप्शन में से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चुनाव करना, बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना। तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न विकल्प है आपके पास, विभिन्न जो विकल्प है, विभिन्न जो ऑप्शन है, उसमें से क्या करना, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना। अब सर्वश्रेष्ठ का चुनाव अगर हमने किया है, सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया है तो हमारा निर्णय सही माना जाता है। अगर बाय द वे गलती से दूसरे विकल्प का चुनाव हो गया तो उसको फिर सही बनाने में लग जाना, ठीक है ना। और अगर कमियां रह जाती है तो उसका फिर एनालिसिस करना, हमने ये डिसीजन लिया, अगर ये लेते तो क्या होता, उसका एनालिसिस करना। ये भी प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक के अंदर आता है, निर्णय लेखांकन। उसके बाद में आता है नियंत्रण, कंट्रोल। हालांकि कंट्रोल कोई टेक्निक नहीं है, नियंत्रण लेखांकन। नियंत्रण लेखांकन, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोल कैसे करोगे भाई, नियंत्रण लेखांकन जो होता है आपका, जो नियंत्रण लेखांकन है वो वैसे कोई स्पेशल अलग से कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन प्रबंध अलग अलग स्तर पर होता है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का। तो अलग अलग स्तर पर जो प्रबंधक होता है, जो प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं, उनको उपयोगी सूचना दे करके जो जितने भी तथ्य हैं उनका एनालिसिस करवाया जाता है, फिर उनका निर्वचन किया जाता है, उनको प्रस्तुत करवाया जाता है। उससे प्रबंधक देखते हैं कि अपना ज्ञान, प्रतिभा, उनकी जो बुद्धि है उनका परिचय देते हैं। तो वैसे तो ये कोई टेक्निक नहीं है, अलग से कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन प्रबंध के जो अलग अलग स्तर होते हैं, प्रबंध के
जो अलग अलग स्तर होते हैं, कौन कौन से प्रबंध के स्तर होते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था ना, लेवल, टॉप लेवल है ना, उच्च स्तर का, मिडल मध्यम स्तरीय प्रबंध, और उसके बाद में आता है लोअर निम्न स्तरीय प्रबंध। तो यहाँ अलग अलग लोग जो होते हैं उन लोगों को क्या देते हैं? सूचनाएं देते हैं प्रबंधक, ये सूचनाएं भाई। इसके आधार पे, सूचनाओं के आधार पे वो, उनके पास तथ्य होते हैं है ना, उन तथ्यों का फिर क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में उनका निर्वचन करते हैं, फिर उनको प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट कर करके मैनेजमेंट ये बताता है कि देखो हम इतनी तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपना ज्ञान या प्रतिभा, कुल मिलाकर के खुद की बड़ाई करना। ये निर्णय लेखांकन क्या है? खुद की बड़ाई करना कह सकते हो हमने, अपने ज्ञान की, प्रतिभा की, है ना, उसकी बड़ाई करना। जैसे मैं कह दूँ मैंने जो कह दिया ना वो फाइनल है और कुछ नहीं है हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो मतलब नियंत्रण, हमने जो कहा है वो, या हमने जो किया है वही होगा, तो ये नियंत्रण लेखांकन के अंदर आता है। हालांकि ये कोई अलग से टेक्निक नहीं है, ठीक है। और हम देखें प्रबंध लेखांकन की जो टेक्निक है, तो उसमें आपका पुनर्मूल्यांकन लेखांकन आता है, जिसे प्रतिस्थापन लेखांकन भी कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन लेखांकन, पुनः मूल्यांकन लेखांकन, या इसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन लेखांकन, रीएस्टेब्लिशमेंट अकाउंटिंग या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। पुनर्मूल्यांकन लेखांकन या पुनर्स्थापन लेखांकन किसके लिए उपयोगी होता है? ये जो हमारे फिक्स्ड असेट्स होती है, स्थायी संपत्तियां होती हैं, उनका निश्चित समय के बाद में यूजलेस हो जाती है, तो इनकी जगह रिप्लेस करनी पड़ती है, एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, पुनर्स्थापित करनी पड़ती है। तो स्थायी संपत्तियों के लिए इस तरह का लेखांकन का कार्य किया जाता है। जो हमारे फिक्स्ड असेट्स होती है ना, स्थायी संपत्तियां, तो उन स्थायी संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाना चाहिए। स्थायी संपत्तियों के लिए काम में आता है। स्थायी संपत्तियों का इसलिए जब भी अकाउंटिंग में काम करते हैं तो उनमें से डेप्रिसिएशन घटा करके दिखाते हैं, ताकि पता रहे कि इतने सालों बाद में ये तो जीरो हो जाने वाली है, उसके बाद में नई असेट्स अपने को चाहिएगी। तो स्थायी संपत्तियों को किस पे दिखाना चाहिए? पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है प्रबंधकों को? ये टेक्निक बताती है कि भाई ये असेट्स तो खत्म होने वाली है, नहीं चाहिएगी, प्लान करो कैसे लाना है, कैसे क्या अरेंज करना है। तो ये भी टेक्निक प्रबंधकों के काम आती है। कौन सी टेक्निक? पुनः मूल्यांकन लेखांकन या प्रतिस्थापन लेखांकन। क्लियर ना? अरे भाई क्लियर हो गया तो थम्स अप बोल दीजिए फटाफट से कि भाई क्लियर हो गया है। मैं बाकी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देने वाला हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ केवल उसी की बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेखांकन की बात करते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन। भाई उत्तरदायित्व क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले भाई मैं जिम्मेदार हूँ, उसके लिए अधिकार भी दिए जाते हैं और उत्तरदायित्व भी जाते हैं, क्योंकि अधिकार उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। हेनरी फ्यूल के हमने 14 सिद्धांत पढ़े थे, उसके अंदर क्या आता है कि किसी को अगर अधिकार दिए जाते हैं तो उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, और दायित्व दिए जाते हैं तो उसके बदले में अधिकार भी उनको देना चाहिए। तो किसी भी कार्य के लिए संबंधित व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है, योजना बनाई जाती है, फिर उसको अधिकार दिया जाता है, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, कार्य का विभाजन किया जाता है। तो उत्तरदायित्व लेखांकन एक ऐसी टेक्निक है जो काम बांटने के काम आती है, कार्य विभाजन के काम आती है, कार्य विभाजन के काम आ जाती है। बड़ा काम होता है तो उसे टुकड़ों में बांट देना, विभाजित करना, अलग अलग लोगों को दे देना। जैसे क्लासें होती है तो उसके अंदर उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत निर्मल सर क्या करते हैं, भाई आपको ये पढ़ाना, आपको ये पढ़ाना, आपको ये पढ़ाना, अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी है ना, सबका अलग अलग, आपको ये करना। अब क्या काम बंट गया, काम बंट गया तो काम जल्दी हो जाएगा, एक ही आदमी करेगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। ये क्या होता है? कार्य का विभाजन। और फिर कार्य का विभाजन जब अलग अलग व्यक्ति को दिया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है कि हाँ भाई मेरा काम है, ये हुआ कि नहीं हुआ, इस कारण से हो गया, इस कारण से नहीं हुआ, तो उसको जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। तो प्रबंध लेखांकन की एक और टेक्निक क्या है? प्रबंधकीय उत्तरदायित्व लेखांकन। इससे क्या है, आदमी को क्या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं ब्लेम लगाना नहीं है कोई कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, पर वो जिम्मेदारी का ख्याल रहता है तो उससे काम योजना अनुसार हो जाता है। जो आपने प्लान बनाया है, योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो जाता है। अगर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी।
ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए, यस सर क्लियर हो गया है। तो और टेक्निक हम जानते हैं। इसके अलावा मैंने कहा ना, जो भी हमने स्कोप में पढ़ा सारी की सारी टेक्निक के अंदर इसको हम पढ़ सकते हैं। जो आपकी क्वांटिटेटिव मेथड्स है, परिमाणात्मक विधियां हैं, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है टेक्निक में। परिमाणात्मक विधियां का मतलब क्या होता है? जिसे हम क्वांटिटी में माप सकते हैं। एक तो होता है क्वालिटिव, एक होता है क्वांटिटिव। क्वालिटिव का मतलब जो क्वांटिटी पे नहीं देखते, क्वालिटी पे देखते हैं। परिमाणात्मक विधि का मतलब क्वांटिटी बेस पे जो होती है। परिमाणात्मक विधियां कह सकते हैं इसको, या फिर सांख्यिकी कह सकते हैं इसको। स्टैटिक्स के सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। इसको हम स्टैटिक्स या सांख्यिकी चार्ट या ग्राफ टेक्निक कह सकते हैं। सांख्यिकी के जो भी हैं सारे के सारे सांख्यिकी चार्ट या ग्राफ की जो टेक्निक है, ग्राफ टेक्निक या तकनीक सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर क्या होता है? स्टैटिक्स के सारे काम, स्टैटिक्स के जितने भी काम है सारे के सारे इसमें होती है। मीन, मोड, मीडियन, काल श्रेणी का, आपका प्रतीपगमन का, सारे के सारे काम होता है। विक्रय चार्ट बनाना है, इन्वेस्टमेंट का चार्ट बनाना है, रिग्रेशन का है, आपका रेखीय जो कार्यक्रम है उसका बनाना है, सांख्यिकी की किस्म का निर्धारण करना है, काल श्रेणी है, सारा। तो यानी इस विधि के अंदर चार्ट और ग्राफ का अधिकतम उपयोग होता है। और चार्ट और ग्राफ के माध्यम से जो प्रबंधक होता है वो अपना निर्णय लेता है या कार्य आसानी से कर सकता है या करवा सकता है। तो परिमाणात्मक जो विधियां है वो भी प्रबंध लेखांकन की एक टेक्निक या यंत्र, उपकरण या पद्धति के अंदर आता है। उसके बाद में आपका आता है जो हमने कहाँ पढ़ा था? हमने स्कोप में भी पढ़ा था, जिसका नाम है कर लेखांकन, टैक्स लेखांकन। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। कर लेखांकन या टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है भाई। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? कर लेखांकन के अंदर वही चीज़ें, कर के लिए विवरणी बनना, कर का नियोजन करना, कर का पेमेंट करना, सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड। अरे भाई समझ रहे हैं ना? सारी चीज़ें क्लियर चल रहा है ना? थम्स अप करते रहना, मैं बाकी कमेंट का जवाब नहीं देने वाला हूँ। कर लेखांकन का अंत मतलब होता है कर की विवरणी भरना, कर का नियोजन करना, है ना, पहले से प्लानिंग करना उसका, है ना, फिर कर का लेखांकन करना। इसके लिए भी क्या होता है? प्रबंधकों की एक टेक्निक है। प्रबंधकों को क्या है? पहले प्लान जो आपने किया उसके हिसाब से अगर आपका टैक्स हो रहा है तो आप इस अगले साल से उतना ही प्लान करोगे, नहीं तो फिर उसमें चेंजेस करोगे। तो प्रबंधक के काम आता है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। उसके अलावा आपका ऑडिटिंग, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, ऑडिट करना। भाई कोई भी काम किया जाता है उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। जांच नहीं होती तो पता नहीं चलता कि मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो ऑडिट के अंदर होता है लागत की अगर शुद्धता की जांच करनी है, जो आपने कॉस्ट निकाला है अगर वो एक्यूरेट है या नहीं है, सही है नहीं है, तो लागतों की शुद्धता की जांच करने के लिए लेखांकन ऑडिट होना बहुत जरूरी है, उसकी जाँच होनी जरूरी है। तो ये काम किस लिए आती है? ये काम आती है आपके लागतों की शुद्धता, एक्यूरेसी है, शुद्धता की जांच करने के लिए। अगर आपको अपनी लागत की शुद्धता की जांच करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, जांच करवानी ही पड़ेगी। और ऑडिट लेखांकन के अंदर आपका फिनेंशियल ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, आपके मैनेजमेंट ऑडिट है ना, टैक्स ऑडिट है, अलग अलग तरह की ऑडिट होती है। उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ इतनी बात करूँगा। अंकेक्षण यानी ऑडिट भी किसकी टेक्निक है? प्रबंध लेखांकन की टेक्निक है। उसके अलावा जो वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत ही आती है, जैसे कोष प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, उसको भी अलग टेक्निक के नाम से जाना जाता है ना। कोष प्रवाह विवरण जो हमने कहाँ पढ़ लिया था? इसको हमने वित्तीय जो लेखांकन या विश्लेषण था उसके अंदर भी पढ़ लिया था। कोष प्रवाह विवरण का नाम हमने कहाँ पर पढ़ लिया था? याद है क्या भाई? नाम नहीं बोला था मैंने, लेकिन ये बता दिया था आपको कि यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला, यहाँ पर भी क्या आता है? ये जो होते हैं ना, इसके अंदर भी सारी इंक्लूड है। रोकड़ प्रवाह है और कोष प्रवाह है, इसके अंदर भी ये इंक्लूड है। लेकिन इनको अलग टेक्निक के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको अलग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पेशल होती है, कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इन्फॉर्मेशन ये प्रदान करती है। कोष प्रवाह जिसे अंग्रेजी में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्द तो मुझे वो बत्रा रमेश के अरोड़ा सर ने सिखा दिया है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है
ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो कोष प्रवाह विवरण है, ये क्या बताता है आपको? दो विभिन्न अवधियों के मध्य आपका जो कार्यशील पूंजी है उसको बताता है। कोष कहाँ कहाँ से आपने कलेक्ट किए और कहाँ कहाँ पे खर्च किए उनको बताता है। कोष प्रवाह विवरण आपको दो विभिन्न अवधि में कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी किसको बोलते हैं? कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को आपको बताएगा। दो अवधियों का होना चाहिए। तिथि कितनी होनी चाहिए? दो अवधियों के मध्य जो कार्यशील पूंजी है उसमें जो चेंजेस आया है उसके बारे में कौन बताता है? कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है। और क्या बताता है? कोष कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए आपने। कोष भाई ये कार्यशील पूंजी किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट से। कार्यशील पूंजी किसको बोलते हैं? कौन बताता है? सबसे पहले देखते हैं इंटेलिजेंट कौन है आप में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोष कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोष प्राप्त कहाँ से किए हैं और उपयोग कहाँ कहाँ किए आपने। कोष कहाँ से प्राप्त किए, कोष उपयोग कहाँ कहाँ से किए। कोष प्राप्ति का मतलब आपने शेयर इशू किया है ना, डिबेंचर इशू किया है, आपने असेट्स को सोल्ड तो नहीं किया है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप सोल्ड करते हो तो कोष प्राप्त होते हैं आपके पास, फंड रेज होता है, फंड बढ़ता है आपके पास में। और उपयोग कहाँ कहाँ से करते हो आप? जैसे रिडम्पशन कर दो डिबेंचर का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आप उसका उपयोग कर रहे हो पैसों का, आपके पास जो आपके पास फंड आए हैं, है ना। आप परचेज कर रहे हो फिक्स एसेट्स का, तो कोष का उपयोग हो जाएगा। अरे बहुत सारे इंटेलिजेंट है आपकी क्लास में, तो भरे पड़े हैं सारे के सारे। यानी दो अवधियों के मध्य कार्यशील पूंजी का मतलब होता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है कितना चेंजेस आया है, तो उसके लिए कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जाता है। तो ये हमने वित्तीय विश्लेषण में भी पढ़ लिया था, और अलग से भी एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक पढ़ रहे हैं अपन? प्रबंध लेखांकन की टेक्निक पढ़ रहे हैं। उसके बाद में रोकड़ प्रवाह विवरण को भी अलग से हम पढ़ सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण भी क्या है? हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या है? एक हमारी टेक्निक है। क्या होता है भाई? रोकड़ प्रवाह विवरण के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट भी क्या करता है? दो विभिन्न अवधियों के मध्य रोकड़ में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। दो अवधियों के मध्य, दो अवधि होनी चाहिए, दो विभिन्न अवधियों के मध्य रोकड़ में जो चेंज आता है, रोकड़ में परिवर्तन कौन बताता हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ में क्या? रोकड़ का अंतर्वाह कितना है, जिसे हम बोलते हैं इनफ्लो, और बहिर्वाह कितना है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्वाह कितना है, और बहिर्वाह को हम बोलते हैं आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। कौन बताता है? रोकड़ प्रवाह विवरण बताता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो क्या सीखना है? ये क्या है? प्रबंध लेखांकन की टेक्निक है। प्रबंधक पता लगाते हैं कितना रोकड़ आया है दो अवधियों के मध्य कंपैरिजन करके, और कितना रोकड़ गया है, तो अगली अवधि में भी क्या होने वाला है इससे अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है? प्रबंध लेखांकन की टेक्निक है। समझ में आ गया ना भाई? समझ में आए तो थम्स अप करना है, लाइक भी करना है आपको। उसके बाद में आता है आपका जो प्रबंधक की जो लेखा प्रणाली है, प्रबंध की लेखा प्रणाली है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कि जो प्रबंधक होता है अपना निर्णय लेता है तो उसके अंदर भी ये काम आता है। और आपका पूंजी जो विनियोग पर प्रत्याय है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। अब हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य क्या है। प्रबंध लेखांकन के कार्य, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक हमारा काम एकदम कंप्लीट हो गया है, कि जितने भी टेक्निक्स हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ गए। तो हम प्रबंध लेखांकन के कार्य पढ़ते हैं। क्लियर ना? फटाफट से थम्स अप कीजिए, फटाफट से तुरंत थम्स अप कीजिए कि हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो ये हमारी टेक्निकें पूरी कंप्लीट हो गई है। जितनी भी हमारी टेक्निक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम करना पड़ता है प्रबंधक को। तो प्रबंध लेखांकन के कार्य, वर्क कौन कौन से? प्रबंध लेखांकन के कार्य, प्रबंध लेखांकन के कार्य, वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन से काम करता है प्रबंध लेखांकन। भाई
प्रबंधक जो होते हैं, जो काम होता है वो क्या क्या आता है, प्रबंध का लेखांकन क्या क्या काम करता है। एक तो प्रबंधकों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध करवाता है, और दूसरा जो प्रबंध की क्रियाएं हैं उनके निष्पादन में सहायता प्रदान करता है। नंबर फर्स्ट, प्रबंधक जो होते हैं उनको लेखांकन की जितनी भी सूचना है वो उपलब्ध करवाता है, और नंबर दो, प्रबंध करने में सहायता करता है। तो पहला दो भागों में इसको बांट करके एनालिसिस कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो यूं कह सकते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, या प्रबंध कह दो, प्रबंध को लेखा या लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाना, सूचनाएं उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना, ये पहला काम। जो भी प्रबंध करने वाले लोग हैं उनको लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाना, लेखा से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाना। दूसरी क्या मदद करता है, दूसरी मदद करता है जो प्रबंध की क्रिया है, प्रबंध के जो कार्य है उनके निष्पादन में सहायता प्रदान करना। प्रबंध किए कार्यों के निष्पादन का मतलब ऑपरेट करने में, चलाने में, प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में सहायता। ये दो प्रमुख कार्य है प्रबंध लेखांकन का। पहला प्रमुख काम क्या है, पहला प्रमुख काम है प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध करवाना। अब लेखा सूचना में क्या क्या होता है भाई, जो लेखा सूचनाएं होती है, क्या क्या लेखांकन की सूचनाएं मिलती है, और फिर प्रबंध के कार्यों में निष्पादन में सहायता प्रदान करना। तो प्रबंध को लेखांकन सूचना उपलब्ध करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है जो भी डाटा होती है, समंक होते हैं, उनको लिखना, रिकॉर्ड करना, यानी समंकों का लेखन। समंकों का लेखन जो होता है या लिखना जो होता है, या जिसे अभिलेखन कहते हैं, इनसे प्रबंधकों को सूचनाएं मिलती है। ये प्रमुख कार्य भी इसका है। दूसरा, जो आपको सूचना मिली है, जो आपको समंकों की लेखांकन की सूचना मिली है कि इन समंकों को लिखना है, उनका फिर मापना, समंकों की सत्यता की जांच भी करना, ये कार्य भी करवाता है। समंकों, डाटा के सत्यता की जांच करना, समंकों की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना, ऑडिट करना उनकी कि भाई ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है मामला, जो लेखा जोखा किया वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो समंकों का लेखन से संबंधित जो होती है, लेखा में क्या क्या होता है, अपना अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या है, लिखने का काम करता है ना। पहले तो अपने देखते हैं, पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद लिखते हैं, लिखने के बाद में उसका वर्गीकरण वगैरह करना, सारा का सारा जांच करना, फिर उनका विश्लेषण करना, निर्वचन करना। जो समंक होते हैं उन समंकों का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करना एवं निर्वचन करना। निर्वचन का मतलब उन्हें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना। इसके अलावा क्या काम हो सकता है, इसके अलावा बाद में रिपोर्ट बनाना, समंकों को संवाद करना या प्रतिवेदन। समंकों का संवाद यानी सूचनाएं निकालना उनसे, या हम कह सकते हैं प्रतिवेदन, रिपोर्ट बनाना उसकी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो लेखांकन से संबंधित होती है, तो ये लेखांकन की सारी इंफॉर्मेशन प्रबंध लेखांकन प्रबंधकों को प्रदान करता है, मैनेजमेंट को प्रदान करता है। ये तो एकदम सिंपल है। प्रबंध की कार्य क्या क्या होता है भाई, प्रबंध का कार्य क्या क्या होता है। प्रबंध का काम होता है नियोजन करना, तो नियोजन में मदद करता है, नियोजन में सहायक रहता है, ये प्लानिंग में हेल्प करता है। जितने भी प्रबंध के कार्य, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए मुझे कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं। आप देखता हूँ किस किस को याद है। प्रबंध के जितने भी कार्य फटाफट से बताइएगा, है ना। नियोजन में सहायक करता है, संगठन जो काम है उसमें सहायता करता है, अगर कोऑर्डिनेशन करना है, समन्वय है, उसमें भी सहायता प्रदान करना है, निर्देशन जो है जिसे हम डायरेक्टिंग बोलते हैं उसमें हेल्प करना है, उसके बाद में नियंत्रण जो करना है उसमें हेल्प करना है, अगर नियुक्ति कर रहे हो, किसी को नया अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो उस नियुक्ति के अंदर भी क्या करना है, मदद करना है, नियुक्ति के अंदर भी हेल्प करना है। अगर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, तो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, यानी इस व्यक्ति ने देखो कितना काम किया है तो दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा। तो ये प्रबंधक वहाँ से सूचना निकालते हैं, इस फला व्यक्ति ने देखो इतना टाइम में इतना प्रोडक्शन कर दिया है, तो बाकी वर्कर सोचते हैं यार हम तो ढीले ढाले चल रहे हैं, हमको भी ठीक से काम करना चाहिए। तो वो भी इन्फॉर्मेशन क्या प्रबंधकों को मिलती है। तो अभिप्रेरणा ये ठीक से, ये प्रबंध के जो कार्य हैं उनको ठीक से संपादित करने में प्रबंध लेखांकन महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है ना। नियंत्रण, निर्णय भूल गए अपन, निर्णय इंपॉर्टेंट आपका, अगर डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन का दूसरा नाम ही क्या है, निर्णय लेना है, तो ये क्या काम आता है, प्रबंध लेखांकन के हमारे कार्य काम आते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया सबको।
तो ये प्रबंध लेखांकन सिर्फ दो कामों में मदद करता है, एक तो प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध करवाने में और दूसरा प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस क्लास के अंदर, हमने एनालिसिस क्या क्या कर लिया है, हमने एक तो पढ़ी है टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक है उन पर एनालिसिस कर दिया है कि प्रबंध लेखांकन की जो टेक्निक है कौन कौन से तरीके अपना करके प्रबंधक क्या करता है, निर्णय लेता है या लेखांकन का कार्य करता है। तो वित्तीय नियोजन, प्लान करना, फाइनेंस के लिए प्लान करना कि भाई कैसा कैसा पैसा चाहिएगा, कब चाहिएगा, कितनी कैपिटल चाहिए, सारा का सारा इसके अंदर आता है। उसके बाद में वित्तीय लेखांकन है वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय लेखांकन के अंदर अकाउंटिंग पूरी की पूरी आती है, लाभ हानि की जानकारी, आर्थिक स्थिति का पता लगाना, और आपका फिर जितने भी टूल है इसके टेक्निक है, समानाकार वित्तीय विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश प्रवाह विवरण, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऐतिहासिक लागत लेखांकन भी एक प्रबंध लेखांकन की क्या हमारी टेक्निक है। प्रमाप लागत लेखांकन हमारी टेक्निक है। उसके बाद में हमारा आता है बजट एवं बजटरी नियंत्रण, ये भी प्रबंध लेखांकन की हमारी क्या है, एक टेक्निक है। उसके बाद में सीमांत लागत लेखांकन, जिसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं, लागत को दो भागों में बांटा जाता है, स्थायी और परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील भी आती है, तो जो परिवर्तनशील है उसको सीमांत हम बोलते हैं। तो ये भी एक लागत लेखांकन की हमारी क्या है, टेक्निक है। उसके बाद में निर्णय लेखांकन, डिसीजन लेना है ना, निर्धारित जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है। नियंत्रण लेखांकन, अगर आपने कंट्रोल किया है तो वैसे तो कोई टेक्निक नहीं है, केवल अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए, अपनी वो कहते हैं ना वो करने के लिए वो हो सकती है, बढ़ाई के लिए। पुनः मूल्यांकन लेखांकन, प्रतिस्थापन लेखांकन जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के तय करना, भाई काम विभाजन के लिए, जिम्मेदारी तय करने के लिए काम आती है आपकी। परिमाणात्मक विधियां है, मेथड्स है आपका, वो इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा जो प्रमाप लागत है वो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में कर लेखांकन आपका है, अंकेक्षण है, कोष प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, ये हमने सबने पढ़ लिया है। उसके बाद में आपका प्रबंध लेखांकन के कार्य है। प्रबंध लेखांकन के कार्य हमने प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध करवाना है, प्रबंध के कार्यों में निष्पादन में सहायता, प्रबंध को लेखा से संबंधित सूचनाएं क्या क्या चाहिए। उसके बाद में सीमाएं भी आती है, कोई इतनी कहीं खास नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट कार्य पर ही बात करता हूँ। तो प्रबंध को लेखांकन की सूचनाएं उपलब्ध करवाने में समंकों के लेखन से संबंधित सूचना है, आपके समंकों की सत्यता की जांच है, उनका विश्लेषण करना, समंकों का समन्वय या प्रतिवेदन, और प्रबंध के जितने भी कार्य, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरणा, निर्णय, उन सब में मदद कौन करता है, प्रबंध लेखांकन मदद करता है। सीमा भी है भाई, प्रबंध लेखांकन की सीमाएं भी है, क्योंकि ये आंकड़ों पर निर्भर है। कुछ आंकड़े उन्हीं के आधार पे हैं, क्योंकि आंकड़ों से पूरा काम नहीं चलता है, आंकड़ों से काम नहीं चलता तो निर्णय तो लेना पड़ता है। तो ये एक प्रबंध लेखांकन की सीमा है। मनोवैज्ञानिक तत्व भी इसके अंदर आता है, या फिर व्यक्तिपरक, कई बार व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसके हिसाब से निर्णय लेता है। तो ये प्रबंध लेखांकन की कुछ सीमाएं भी है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रबंध लेखांकन का स्कोप बहुत बड़ा है, तो उसमें सबका लेखा जोखा करने के लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बता दिया, प्रबंध लेखांकन का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक परिचय है, वो पूरा का पूरा समझा दिया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ आपको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर सबको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लास पसंद आई है, तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरा उत्साहवर्धन के लिए, ओके। उत्कर्ष कॉमर्स क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।